नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। औषधीय गुणों से भरपूर आंवला की बागवानी सामान्य भूमियों के अलावा ऊसर, बंजर और बेकार पड़ी भूमियों पर भी किया जाता है और यह समय बागवानी के लिए अच्छा होता है। इस समय रोपाई करने से पौधे जल्दी लग जाते हैं, लेकिन बाग लगाने से पहले कई तकनीकी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि इन बागों से आगे चलकर अच्छी फसल ली जा सके। तो आंवले की बागवानी से जुड़ी तकनीकी जानकारी दे रहे हैं केवी के टांकरेड़ा के फार्म मैनेजर राकेश शर्मा। किसान भाइयों, ये जो समय चल रहा है, इस समय हिंदी महीनों के अनुसार श्रावण का महीना चल रहा है और इस महीने में अपन फलदार पौधों की प्लांटिंग करें तो अपने लिए ठीक रहेगा। किसान भाइयों, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार राजस्थान की इस लोकेशन में अपन 8 फलदार पौधे लगा सकते हैं। आज मैं आपको आंवले की खेती या आंवले की प्लांटेशन कैसे की जा सकती है, कितने दूरी पे पौधे लगाएं, कौन सी किस्म का सिलेक्शन करें, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताता हूँ। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे, देखने में अच्छा भी लगे और देखभाल में भी कम खर्च हो, पेड़ स्वस्थ रहे और बाग में मौजूद साधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके और अधिक फलोत्पादन मिल सके। भूमि का चयन। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। पौधे लाने के लिए अपने को किस्म का चयन करना है। किस्मों में राजस्थान के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार जो चकैया वैरायटी आती है आंवले की, बहुत अच्छी रहती है। अगर दूसरी वैरायटी का कोई सिलेक्शन करना है तो फिर लक्ष्मी 52 है, NS7 है, इन वैरायटियों को अपन ले सकते हैं। लेकिन चकैया का मार्केटिंग प्राइस ज़्यादा है, कीपिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो चकैया सेलेक्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पौधा लें कहीं से भी, किसी भी नर्सरी से, तो ध्यान रखें रजिस्टर्ड नर्सरी हो। आंवला की उन्नत किस्में। कृष्णा कंचन NA7, आनंद 1, बनारसी। पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन में आंवला लगाने के लिए अपन 20 फुट की डिस्टेंस पे लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट 20 फुट ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आंवले के लिए अपन गड्ढे खुदाई कर सकते हैं, 3 बाई 2 का गड्ढा बना सकते हैं। उसको 10-5 दिन खुला छोड़ के उसको रिफिल करेंगे तो 2 परात मिट्टी, 1 परात खाद, 40 ग्राम दीमक के लिए दवा डाल के उसकी वापस भराई कर देंगे। भराई करने के बाद बारिश हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बारिश नहीं होती है तो उसमें पानी चला देंगे। अगर मिट्टी गड्ढे में ज़्यादा बैठ गई हो तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल के 6 इंच गड्ढे को खाली रख सकते हैं या खाली रखना है। उसके बाद अपन पौधे लाएंगे। थैली का पौधा हो और कम से कम पेंसिल के आकार के तने की मोटाई का पौधा जरूर हो। पौधा लाकर अपन शाम को समय उसकी प्लांटिंग अपने को करनी है। जब सूर्य अस्त होने लगा हो उस समय प्लांटिंग करेंगे तो पौधे के लिए बेटर रहेगा। अपन पौधे की थैली फाड़कर और पौधा लगा दें और पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी लगा दें। इस तरीके से अपन एक आंवले की प्लांटिंग कर सकते हैं। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचाकर तैयार गड्ढे में रोपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। वही पौध लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह उपयुक्त है। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, पौधे को लगाने के बाद उसमें तुरंत अपने को पानी चलाना है और पानी चलाकर अपने को उसे कंटिन्यू ध्यान रखना है और चौथे साल में पौधा प्रोडक्शन फेज में आ जाएगा। किसान भाइयों, जब भी पौधा लगाते हैं, जब भी आंवले की प्लांटेशन करते हैं
तो उसमें कई बार ये समस्या होती है कि एक ही वैरायटी लेने पर उसमें प्रोडक्शन कम मिलता है, इसलिए अपने को उसमें 20% पौधे दूसरी वैरायटी के सेलेक्ट कर सकते हैं या 20% पौधे देसी आंवला भी लगा सकते हैं, जिससे पोलिनेशन अच्छा होगा। पोलिनेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और किसान को फायदा होगा। धन्यवाद। शिमला मिर्च की खेती करके किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। वैसे तो पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती सालों भर की जा सकती है, लेकिन इस समय पौध तैयार कर खेती करने से अच्छा उत्पादन मिलता है। तो जो इसकी खेती करने की सोच रहे हैं वे इसकी कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी खेती करते समय किन बातों का खास तौर से ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर पी भावना से। शिमला मिर्च ऐसे सब्जी का खेत है कि ये बाहर से आया है। ये जो सब्जी है बाहर से आया है, इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग इतना इसको हम लोग हमारे डाइट में, हर तरह के डाइट में, जैसे चाउमीन हो गया है या प्रोसेस्ड फूड हो गया, सब तरीका में हमारा जो इंडियन का क्यूसिन है उसमें भी हम लोग शिमला मिर्च डालना शुरू कर दिए हैं। तो इसका डिमांड बहुत है, सालों भर रहता है। तो सालों भर डिमांड के लिए हम लोग कैसे करना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक विधि है, हम लोग उससे कंटिन्यूस पूरा सालों सप्लाई कर सकते हैं और बाहर ओपन फील्ड में रेनी सीजन में और हम लोग कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। तो इसके लिए अभी हम लोग खेत के लिए तैयारी करना अभी उचित है, क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, इस टाइम में हम हमारा खेत को तैयार कर सकते हैं। और हम लोग अगर जब खेती करेंगे, इसके लिए हम लोग बीज के लिए बुआई और रोपाई जो है हम सजेस्ट करेंगे, प्रोट्रे में ही इसका बीज डालेंगे। और जैसे मैंने बोला है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 रेशियो में डालेंगे। पॉली हाउस में अच्छी तरह से क्यारियों को तैयार करते हैं और क्यारियों की तैयारी के समय गोबर की खाद और वार्मिक पोस्ट का प्रयोग करते हैं। इन क्यारियों को उठी बनाना चाहिए। साथ ही इन पर ड्रिप बिछाकर पौधों की रोपाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। तो इसके लिए जो कंपोस्ट जो है, जो अच्छा सड़ा हुआ जो गोबर खाद जो बोलते हैं, उसको आपको डालना है। लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर में डालेंगे। और इसके साथ एग्रीकल्चर लाइम जो है, तो उसको भी हम लोग 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर डालना है। जो खाद का बात आ रहा है, जो फर्टिलाइज़र जो डालना है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो पोटैश है, बेसल डोज जो है आपको 20, 25 और 20 का रेशियो में डालना है। और बाद में आपको नाइट्रोजनी 2 बार डालना होगा, फ्लेवरिंग के टाइम में और बीच में और एक बार 1 महीना के बाद डालना है। तो ये 3 स्प्लिट डोज में डालना है नाइट्रोजन जब भी डालेंगे। तो इसके लिए अभी ये जो मौसम है बहुत बेस्ट सीजन है, इससे हमारा पौधा भी ग्रोथ अच्छा आता है और हमारा उपज भी बढ़ता है। जहाँ तक बात शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों की है, तो आप कैलिफोर्निया वंडर, रॉयल वंडर, येलो वंडर, ग्रीन गोल्ड, आर्का गौरव, आर्का मोहिनी, इंदिरा इत्यादि किस्मों से किसी भी किस्म का चयन कर खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्च में अगर देखेंगे तो शिमला मिर्च में ज़्यादा डिमांड रहता है कलर्ड वाला माने रंगीन वाला। इसमें 2 तरह का कलर है, एक है पीला कलर है, एक है लाल कलर है। पीला कलर कुछ लोग प्रिफर करते हैं मार्केट में, और लाल कलर और ग्रीन में भी चलता है। जो बीज है तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए, आपको लगभग 20 और 25 दिन में तैयार हो जाएगा। इसका जो सीड रेट है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर आप डाल सकते हैं। पौधारोपण के पूर्व पौधों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशक दवा छिड़काव करना सही रहता है। मल्चिंग लगाकर शिमला मिर्च की खेती करने पर और अधिक पैदावार मिलती है। साथ ही ये खरपतवार नियंत्रण में सहायक भी रहती है। जिगजैग वे में अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उसमें तो हमारा प्लांट का डेंसिटी भी हम लोग नॉर्मल वे में, माने ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, हम पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। खेती के साथ पशुपालन का कार्य प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं और बदलते मौसम के कारण पशुओं में एक बीमारी लंगड़ी बुखार होती है। पशुपालक इस रोग के कारण लक्षण और बचाव उपचार की जानकारी के अभाव में सही समय पर उपचार नहीं करा पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।
इसलिए लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SC यादव। मैं आज आपको बरसात के समय में हमारे गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में होने वाली छुआछूत से होने वाली जानलेवा बीमारियों के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें मुख्य रूप से हमारी बरसात के समय की सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी ब्लैक क्वार्टर, जिसको बीकू, शॉर्ट भाषा में बीकू, एवं हमारी स्थानीय भाषा में एक टंगिया रोग या लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। इस बीमारी में हमारे गौ भैंस वंशी पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भैंस वंशी पशुओं में ये बीमारी कम देखी गई है। गौ भैंस वंशी पशुओं में भी जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बछड़े एवं बछियाँ हैं हमारे, उन बछड़े और बछियों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। किसान भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गाय में अधिक पाया जाता है। एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुपाल को इस बीमारी के लक्षणों के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इस बीमारी में भी प्रथम स्टेज में बुखार की स्थिति बनती है। 2-3 घंटे बुखार के बाद पशु लंगड़ाने की स्थिति में आ जाता है। एक पैर, चारों पैरों में से किसी भी एक पैर से लंगड़ाने लगता है। आगे 5-6 घंटे बाद पशु के जिस पैर से लंगड़ाता है उस पैर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। हाथ से अगर हम दबाएं, सूजन 10 घंटे बाद अगर हो गए हैं पशु को बीमार हुए, अगर हम उस सूजन को अपनी अंगुली से हाथ से दबाएं तो उसमें चिर्र चिर्र की आवाज़ आने लगती है। पशु के पैर में, पुट्ठे में गैस बनने लगती है। खून में झाग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पशु में ये आवाज़ आने लगती है। पशु का पेट फूलने लगता है। पशु बैठने में असमर्थ हो जाता है। पशु लेट जाता है। लेटने की वजह से पशु का पेट फूलता है और 18 से 24 घंटे के समय होने पर पशु की मृत्यु होना पक्का हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं के उपचार का वही तरीका है, झुंड से उस पशु को अलग कर लें। गौशाला से उस अपने जानवरों के साथ उस पशु को ना रखें। उस पशु का जूठा, चारा, पानी अन्य पशुओं को ना खाने दें। और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। आपके निकट जो भी संस्था, शासकीय संस्था है, अगर आप अपने पशु को चिकित्सा संस्था तक ले जाने में समर्थ हैं तो वहां ले जाके तुरंत इलाज कराएं। अगर पशु जाने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को अपने घर पर बुलाएं एवं इस बीमारी का इलाज प्रथम स्टेज में अगर करवा लें तो आपके पशु को ठीक होने के चांस पूरी तरह से रहते हैं। इसके उपचार के लिए किसान भाइयों, पशु को जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा न लगने पाए और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। पशुपाल को इस बीमारी का भी सबसे अच्छा तरीका है कि हम जून के महीने में पशुओं का टीकाकरण करा लें। अगर हम जून के महीने में पशु का टीकाकरण करा लेते हैं तो हम पूरी तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। टीकाकरण भी हमें अपने पूरे पशुओं का नहीं कराना है। जो हमारे गौशाला में 6 माह से लेकर 3 साल तक के बछड़ा एवं बछियाँ हैं, उनका हम टीकाकरण हर हाल में करवा लें तो आप इस बीमारियों से, अपने पशुओं से को इन बीमारियों से बचा सकते हैं एवं अपने कृषि पशुपालन से अपनी आमदनी में किसी भी तरह का जो नुकसान हो जाता है, आर्थिक रूप से जो नुकसान हो जाता है, उससे बच सकते हैं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भाटा, जिला अजमेर के कृषक आनंद सिंह ने। आप गुलाब की फसल में पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आनंद सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। फूलों का राजा गुलाब यह प्रकृति प्रदत्त एक अनमोल फूल है। इसकी आकर्षक बनावट, सुंदर आकार, लुभावना रंग के कारण इसे अधिक पसंद किया जाता है। इसके फूलों का उपयोग पुष्प के रूप में फूलदान सजाने, कमरे की भीतरी सज्जा, गुलदस्ता, गजरा, बटन होल बनाने के साथ साथ गुलाब जल, इत्र और गुलकंद बनाने में किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में गुलाब की फसल भी रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल पर अधिक रोग का प्रकोप होने पर फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। यदि किसान गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों की सही पहचान कर समय पर नियंत्रण कर लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के फूलों का उत्पादन मिलता है। गुलाब की फसल में लगने वाला एक मुख्य रोग है डाईबैक या शीर्षारंभिक क्षय रोग। यह कवक जनित प्रमुख रोग है। यह पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर आता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ते जाते हैं और पौधा सूख जाता है। कवक के अलावा यह रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अनुचित सिंचाई, जल निकास और सूर्य की रोशनी के अभाव में भी होता है। रोग का प्रबंधन: डाईबैक रोगग्रस्त शाखा को काटकर अलग कर दें। जब कटाई छटाई करें तो कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। किसी वजह से पेस्ट न बन पाने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे रोग की रोकथाम हो जाएगी। पाउडरी मिल्ड्यू रोग: यह एक फफूंद जनित रोग है जो शीतल और शुष्क मौसम में उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले यह रोग पौधे की पत्तियों पर दिखाई देता है तथा बाद में पौधे के दूसरे भागों पर भी फैल जाता है। पौधे की पत्तियों पर दोनों सतहों पर सफेद पाउडर जैसी परत जम जाती है। तनों पर साथ ही साथ कलियों पर भी रोग होने पर फूल नहीं खिलता, पत्तियां झड़ने लगती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। रोग नियंत्रण के उपाय: सल्फर 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। पत्ती धब्बा रोग: इस रोग द्वारा फसल की अत्यधिक हानि होती है। इसमें पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्ती और शाखाओं पर दिखाई देते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। पौधे का वृद्धि विकास रुक जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय: रोगग्रस्त शाखा पत्तियों को काटकर जला दें। इसके बाद मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल से करके इस रोग को रोका जा सकता है। श्याम वर्ण रोग एंथ्रेकनोज: इस रोग के लक्षण पर्ण शिराओं, पत्तियों, वृंतों और तनों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों और तनों पर विक्षत भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इनके चारों ओर लाल भूरे रंग की उभरी हुई संरचना बन जाती है। इससे फसल की बढ़वार रुक जाती है, फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। रोग नियंत्रण: फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर फफूंदनाशी दवा मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करके किसान भाई गुलाब की फसल को रोगों से बचाकर अच्छी गुणवत्ता के फूलों की अधिक उपज ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।